यार लता, मैं तो तंग आ गया हूँ तुम्हारे इस नाटक से। जब देखो बस जिम्मेदारी का हवाला देकर मुझसे हमेशा पीछा छुड़ाना चाहती हो और लगी रहती हो दिन रात अपने छोटे ननद देवर की तीमारदारी में। मुझे तो लगता है मेरे माँ बाप ने तुम्हें मेरे लिए शादी करके नहीं लाए हैं, बल्कि बस तुम्हारे ननद देवर और सास ससुर की सेवा करने के लिए ही लाए हैं। गुस्से से झल्लाता हुआ अक्षत कभी कभी अपनी पत्नी लता के ऊपर चिढ़ जाता, लेकिन लता उसे बहला फुसला लेती कि पहले वह घर के सारे लोगों का काम निपटा दे, उसके बाद तो जीवन भर अपने पति की बाहों में ही आराम करेगी। अपनी पत्नी की ऐसी प्यार भरी बातें और अपने माता पिता और छोटे भाई बहन के प्रति जिम्मेदारी देखकर अक्षत मन ही मन बहुत खुश होता कि उसने शायद कहीं अच्छे कर्म किए होंगे, तभी इतनी सुशील और समझदार पत्नी मिली है। अक्षत हमेशा अपनी पत्नी से कहता कि वह उसके रहते या न रहते में भी उसके परिवार की अच्छी तरह से देखभाल करे। लता भी उसे आश्वासन दिलाती कि वह उसे कभी निराश नहीं होने देगी। इस प्रकार समय बीतता गया और उनकी खुशहाल भरी जिंदगी में एक और खुशी ने दस्तक दे दी। एक दिन लता की तबीयत बहुत खराब हो गई। अक्षत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया कि लता माँ बनने वाली है। अक्षत तो मानो आसमान में ही उड़ने लगा था। पूरे 9 महीने बाद लता ने एक प्यारी सी नन्ही परी को जन्म दिया। अक्षत शुरू से ही चाहता था कि उसके घर में पहली बेटी ही हो। जब बेटी का जन्म हुआ तो उसने पूरे गांव में दावत बंटवाई थी और लता और अपनी बिटिया का अस्पताल से घर लेकर बैंड बाजे के साथ भव्य स्वागत करके गृह प्रवेश करवाया था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी इंसान की खुशियाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती। बस वही हुआ लता के साथ भी, और उसके पति ने हमेशा हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ दिया और अकेली रह गई लता अपने भाग्य को कोसती हुई। अब वह हमेशा आंसू बहाती रहती। एक समय था जब उसी घर में हंसी ठहाकों की गूंज होती थी, लेकिन अक्षत के स्वर्ग सिधार जाने से लता का हंसता खेलता जीवन मायूसी में बदल गया। अब तो लता इंसान नहीं बल्कि मशीन की तरह जीवन बिता रही थी। उसके न ही कोई जज्बात थे न कोई अरमान। एक तो वह बेचारी अपने पति के दुख से उबर नहीं पाई थी, ऊपर से उसके ससुराल वाले उसे कभी खुश नहीं रहने देना चाहते थे। वे चाहते थे लता सिर्फ उनके लिए दिन रात मशीन की तरह काम करे। खुश रहने का उसे कोई हक नहीं है। एक दिन लता का देवर गुस्से में तमतमाता हुआ आया और जोर जोर से चीखता चिल्लाता हुआ बोला, भाभी भाभी कहाँ मर गई हो? यह कहकर एक जोरदार चांटा अजीत ने लता के गालों पर जड़ दिया। चांटा इतना जोरदार था कि लता जमीन पर वहीं गिर पड़ी कि तभी घर के सभी लोग वहां हो रहे शोर को सुनकर बाहर आ गए। लता बोली, क्या हुआ अजीत, क्या गलती हो गई मुझसे? उसने कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आज अपने कॉलेज की पार्टी में जाना है, मेरे कपड़े प्रेस करके रखना, पर आपने नहीं किया। पूरा दिन बस घर में घूमना खाना और काम ही क्या है आपका? भैया तो चले गए और इस जंजाल को हमारे गले बांध गए। लता बोली, अभी कर देती हूँ अजीत, माँ जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी इसलिए भूल गई थी। तभी कोकिला जी बोली, हाँ जैसे पता नहीं पूरे दिन मेरी ही सेवा की है तूने। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि खा कर सो रही थी इसलिए भूल गई? पूरा दिन तो बस यही काम है तेरा, पहले काम ना करना फिर बहाना और सारा दिन चरना। कितने छोटे थे अजीत और नंदिनी जब लता उस घर में ब्याह कर आई थी। सास की तबीयत ज़्यादातर खराब ही रहती थी, इसलिए लता के पति और घर के बड़े बेटे अक्षत की जल्दी ही शादी करा दी गई थी ताकि बहू आकर घर संभाले। लता ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी संभाली, अपने देवर और ननंद को अपने बच्चों जैसा प्यार दिया और सेवा की। पर आज वही देवर अपनी माँ जैसी भाभी पर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। किसी को उसका समर्पण याद ही नहीं। लगभग 7 साल पहले
अक्षत की एक बीमारी से मृत्यु हो गई और तभी से लता बस उस घर की एक नौकरानी मात्र ही बनकर रह गई थी। एक बेटी है जिसे अपनी माँ से ज्यादा दादी की परवाह है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बड़ी दुखियारी है बेचारी लता। पूरे दिन घर घर का काम करती रहती है। देवर, ननद, सास और बेटी की फरमाइश पूरी करती और एक कोने में चुपचाप सो जाती। अपने इस परिस्थिति के साथ उसने समझौता कर लिया था। एक दिन वह अपना पूरा काम खत्म करके खाना खाने बैठी ही थी कि किसी ने एक लात मारकर उसका खाना उसके आगे से हटा दिया। जब वह अपनी नजरें उठाकर देखती है तो नंदिनी गुस्से में खड़ी उसे देख रही थी और फिर नंदिनी बोलती है, जब देखो तब रोटी ही तोड़ती रहती हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ कर भैंस जैसी बनती जा रही हो। कल मैंने कहा था ना मेरी अलमारी को व्यवस्थित कर देना और मेरे कमरे की अच्छे से सफाई कर देना, पर वो नहीं हुआ क्योंकि इस महारानी को खाने से फुर्सत मिले तब ना। लता बोली, नंदिनी मेरा सम्मान तो नहीं करती पर अन्न का तो सम्मान किया करो, उनको कोई ऐसे पांव लगाता है क्या। लता का इतना कहना हुआ ही था कि नंदिनी ने एक जोर का चाटा उसके गाल पर लगा दिया और आगे से जो कभी मुझसे जबान लड़ाई तो जिंदा जला दूंगी। सुनो, आज मैं माँ के कमरे में सो जाऊंगी और तुम आज रात ही मेरे कमरे की सफाई कर देना। लता रोती रोती कहती है, पर इसमें तो काफ़ी समय चला जाएगा नंदिनी, मैं सोऊंगी कब। सुबह 4 बजे भी जगना होता है और अगर रात को आराम नहीं करूंगी तो सुबह काम कैसे कर पाऊंगी। नंदिनी बोली, एक रात जो नहीं सोओगी तो कोई मर नहीं जाओगी और यह तुम्हारी सजा भी होगी मेरी बात न मानने की। लता बिना कुछ कहे नंदिनी के कमरे में चली जाती है। नंदिनी के अपनी माँ के कमरे में जाने से लता की बेटी रिया, जो हर रोज अपनी दादी के पास ही सोती थी, अपनी दादी से बोली, मैं कहाँ सोऊंगी। तभी कोकिला जी बोली, आज मेरी बेटी मेरे पास सोएगी, तू भी अपनी माँ के पास जाकर सो जा। रिया न चाहते हुए भी अपनी माँ के पास जाती है तो देखती है माँ तो अपने कमरे में नहीं है। उधर नंदिनी के कमरे में लता साफ सफाई करते करते अपने स्वर्गवासी पति से कहती है, आप तो मुझे छोड़कर चले गए और मुझे यहाँ तिल तिल मरने छोड़ दिया। मैं तो सिर्फ रिया के लिए ही जिंदा हूँ और उसी के लिए यह सब सह भी रही हूँ। आप जानते हैं वह भी मुझसे बात नहीं करती, पर मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है क्योंकि इसी की वजह से तो उसे इस घर में सब प्यार करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। मुझसे दूर रहकर ही अगर उसकी ज़िंदगी अच्छी है फिर तो वह मुझसे दूर ही भली, वरना मेरे साथ उसे भी ये लोग नौकरानी बना देंगे। पता नहीं भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी है जो इतनी परीक्षाएं ले रहे हैं। जो जो मुझसे प्यार करते हैं उन सभी को मुझसे दूर कर दिया, पहले आप फिर पापा जी। पर यह सब मैं सहूँगी क्योंकि हमारी बेटी के भविष्य का सवाल है। वह वकालत की पढ़ाई करना चाहती है, उसे मैं पढ़ाऊंगी वकालत की पढ़ाई। मैंने अपने सारे गहने बेचकर उसका दाखिला भी करवा दिया है, पर यहाँ भी माँ जी ने उससे कहा कि यह उसके चाचा ने करवाया है। चलिए कोई बात नहीं, नाम किसी का भी हो, पर बस रिया का सपना पूरा होना चाहिए। एक बार रिया की ज़िंदगी बन जाए फिर मैं भी आपके पास आ जाऊंगी। अगली सुबह नंदिनी अब जब अपने कमरे में आती है तो देखती है उसका कमरा पूरा चमक रहा है और भाभी वहीं कुर्सी पर सो रही है। नंदिनी को लता की हालत पर जरा भी तरस नहीं आई और उसे कुर्सी से गिराकर कहती है, इतना भी काम नहीं था जो इतना सो रही हो, जाओ और अब मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर ले आओ। लता कॉफ़ी बनाने रसोई में जाती है कि अजीत अपना नाश्ता, कोकिला जी अपनी पूजा की थाली मांगने लगती हैं। लता फटाफट कॉफ़ी का दूध चढ़ाकर कोकिला जी के लिए पूजा की थाली तैयार करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वह रसोई में वापस आती है तो देखती है रिया कॉफ़ी बनाकर नंदिनी के लिए ले जा रही है। लता को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, पर रिया एक शब्द भी नहीं कहती। वह जब कॉफ़ी लेकर नंदिनी के कमरे में आ जाती है
तब नंदिनी भी हैरान हो जाती है और उससे पूछती है, कल रात दादी ने अपने पास नहीं सोने दिया इसलिए नाराज हो गई हो? रिया बोली, बुआ आपके लिए कॉफ़ी लाने से मेरी आपको नाराज़गी कैसे दिख गई? नंदिनी बोली, यह जो तू अपनी माँ की मदद कर रही है ना, ताकि दादी को गुस्सा दिला सके, इसीलिए ऐसा कहा। रिया बोली, अपनी माँ की मदद करना कोई बुरी बात है क्या? नंदिनी बोली, नहीं, पर माँ जब तेरी माँ जैसी हो तब बुरी बात है। वह तो एक नंबर की कामचोर औरत है। एक बार जो उसकी मदद कर दी ना, तो फिर तो सारे काम तेरे। रिया फिर कुछ नहीं कहती और वह वापस रसोई में जाकर अपनी माँ की नाश्ता बनाने में मदद करने लगती है। लता जो कभी आधा प्याज काटकर सब्जी में चम्मच चलाने जाती है तो रिया बाकी का प्याज काट देती है। लता जो आटा परात में निकाल कर रखती है तो रिया उसे गूंथने लग जाती है। इस पर लता को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, इन सब में अपना समय बर्बाद मत कर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। यह सब करने के लिए मैं हूँ। रिया बोली, आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत कीजिए, मैं उसे भी अच्छे से करूँगी। यह कहकर वह वापस से आटा गूंथने लगती है। इस बार लता उसे खींचती हुई बेसिन के पास ले गई और उसका हाथ धुलाने लगी और कहा, चुपचाप यहाँ से चली जा, ज़्यादा माँ से चिपकने की जरूरत नहीं है, अपना काम कर जो कि पढ़ाई है। बड़ी आई मेरी मदद करने वाली। लता के ऐसे रवैये को देखकर रिया वहाँ से फिलहाल चली तो जाती है, पर वह अपनी माँ की मदद करना बंद नहीं करती। उसकी माँ की मदद करने से घर में अब सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर एक दिन लता रिया को एक चांटा मारती है क्योंकि वह घर को पोछा लगा रही थी। लता बोली, किसने कहा तुझे यह सब करने? अब जब मैं ही तुझसे दूर रहना चाहती हूँ तो तू क्यों मेरे पीछे पड़ी है? रिया बोली, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। लता बोली, पर मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानती, समझी? बड़ी आई मेरी बेटी बनने वाली। आज के बाद से कभी भी मेरे पास भटकना भी मत। कोकिला जी बोली, देखा रिया, मैं ना कहती थी कि यह ऐसी ही है, पर न जाने तुझे अचानक क्या हो गया है। आजा मेरी बच्ची, अपनी दादी के पास आजा। यह औरत किसी के प्यार के लायक ही नहीं है। फिर रिया को उसकी दादी अपने कमरे में ले जाती है, पर रिया फिर भी अपनी माँ के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। लता हैरान थी कि आखिर इसे हो क्या गया है। कितना डांटा कल, पर फिर भी मेरे ही आजू बाजू घूम रही है। एक दिन लता तेज बुखार लिए काम ही किए जा रही थी। दोपहर को सबके खाने के बाद वह अपने कमरे में लेटती है। बुखार ज़्यादा होने के कारण वह सो जाती है। थोड़ी देर बाद उसके सर पर एक ठंडी छुअन का एहसास होता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। तो वह देखती है रिया बैठी उसे पानी की पट्टियाँ कर रही है। उसे अपने इतने करीब देखकर लता तुरंत उठकर बैठ जाती है और कहती है, तू क्या कर रही है यहाँ पर? किसने कहा तुझे यह सब करने के लिए? अरे मरूंगी नहीं मैं, और न ही तेरी इस सेवा की भूखी हूँ। तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? जा यहाँ से। रिया अब अपनी माँ से लिपटकर रोने लगती है। रिया का रोना लता के बाहरी कठोरता को पिघला रहा था, पर फिर भी वह खुद को मजबूत कर कहती है, यह सब क्या नाटक है? रिया बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो। इस घर पर आप पर हुए अत्याचार को मैं देखती रही, पर कभी आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि जब से होश संभाला दादी, चाचू और बुआ को आपकी बुराई करते ही देखा है। दादी ने तो यह भी कहा कि पापा को आपने ही मारा था और तभी से आपसे नफरत हो गई थी। लता बोली, और आज वह नफरत कहाँ गई? ऐसा क्या देख लिया तुमने जो अपनी माँ पर प्यार आ गया? रिया बोली, उस दिन बुआ दादी के कमरे में सोने आई थी और इसलिए दादी ने मुझे आपके पास भेज दिया। मेरी इच्छा तो नहीं थी आपके पास सोने की, पर और कोई रास्ता भी नहीं था। पर जब मैं आपके कमरे में गई तो आप वहाँ नहीं थी। आपको ढूंढते हुए मैं बुआ के कमरे में पहुँची, जहाँ आपकी सारी बातें मैंने सुन ली जो आप पापा को याद कर कह रही थी। आप इतने अत्याचार इसलिए सह रही हैं ना ताकि मैं खुश रहूं। सच ही कहते हैं लोग, माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। आज रिया की बातें सुनकर लता को ऐसा लगा
मानो बरसों पुराना घाव सूख गया हो, उसकी अब टीस नहीं रही। लता बोली, बेटा मैं सिर्फ तेरी ही नहीं बल्कि कभी अजीत और नंदनी की भी माँ हुआ करती थी। उनका लगाव अपनी माँ से भी ज़्यादा मुझसे था। उनको स्कूल के लिए तैयार करना, खाना खिलाना सब मैं ही करती थी। यहाँ तक कि उनके बीमार पड़ने पर मेरी नींद खत्म हो जाती थी। पर आज देखो, जब चाहे तब मुझे जानवरों की तरह पीट देते हैं। बेटा यह सब मैं तेरे लिए ही सह रही हूँ, इसलिए तू अब मेरी मेहनत पर पानी मत फेर। मेरे साथ तेरा रिश्ता तुझे भी मेरी जैसी बना देगा, इसलिए पहले जैसी रहती थी अब वैसे ही रहना। मैं अपने ऊपर अत्याचार तो सह लेती हूँ, पर तेरे ऊपर अत्याचार सहन नहीं कर पाऊंगी। रिया बोली, माँ आप चिंता मत कीजिए, जो मैंने भी इनको इनकी जुबान से सबक नहीं सिखाया तो कहना। लता बोली, बेटा यह सब मत कर, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तेरे वकालत का आखिरी साल चल रहा है, इसे यूं बर्बाद मत कर। रिया उस समय तो कुछ नहीं कहती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। समय बीतता गया और माँ बेटी छुप छुप कर अपने रिश्ते को मजबूत बनाती रही। एक दिन रिया आकर लता से कहती है, माँ मैंने वकालत पास कर ली और एक खुशी की बात बताऊं? लता बोली, रुक रुक अभी रुक, रात को बताना। इतने में नंदनी आकर कहती है, देखो माँ मैं कहती थी ना, ये माँ बेटी जरूर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं और इन्हें लगता है ये हमें उल्लू बना देंगे। कोकिला जी बोली, आखिर चुड़ैल की बेटी इंसान कैसे बनेगी? अच्छा हुआ अब ये भी अपनी माँ की तरह ही यहाँ काम करेगी। रिया बोली, दादी आपने क्या कहा? चुड़ैल की बेटी चुड़ैल? उस हिसाब से तो आप भी चुड़ैल की दादी हुई ना, और अब से माँ की जगह इस घर में काम करेंगी आप लोग। और मम्मी इनके साथ कोई नरमी मत बरतना, और जो ये काम करने से आनाकानी करे तो देना एक जोर का चांटा, जैसे ये आपको देते आए हैं। लता बोली, रिया ये सब क्या बोले जा रही है? बड़े छोटों का कुछ तो लिहाज कर बेटा। तभी अजीत बोला, लिहाज? खुद इसके कान भरकर अब नाटक कर रही है। आपको तो मैं अभी बताता हूँ। रिया बोली, खबरदार चाचू, जो माँ को हाथ भी लगाया वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अजीत बोला, छोटी सी लड़की अपने चाचू को धमकाएगी? रुक जा, आज तुझे भी बताता हूँ। इतने में पीछे से पुलिस अंदर आ जाती है और उसको पकड़ लेती है। कोकिला जी बोली, पुलिस? अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या चल रहा है इस घर में? रिया बोली, दादी यह सब आप लोगों की यहाँ से विदा होने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब यह घर मेरी माँ का है। अजीत बोला, मैं तो रहूँगा ही नहीं यहाँ, वैसे भी मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी। कोकिला जी बोली, ठीक कहते हो बेटा, रहे ये माँ बेटी यहाँ अकेले, हम भी तेरे साथ ही रहेंगे। अजीत बोला, आप लोग कहाँ आ रहे हो? मैं तो पायल के पास रहने जा रहा हूँ। वैसे भी उसके पापा मुझे घर जमाई बनाने के लिए कह ही रहे थे, तो अब और भी अच्छा हो गया मेरे लिए। आप लोग अपना देख लीजिए, मुझे अब इस घर से, यहाँ के लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। शायद पुलिस को देखकर अजीत के होश ही उड़ गए थे और उसने वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। कोकिला जी और नंदनी चुपचाप खड़ी हो गई। अब क्या ही बोलते वे लोग। रिया बोली, देखा दादी, चाचू ने तो एक पल में ही आप लोगों का साथ छोड़ दिया। अरे जिस औरत ने बचपन से इन्हें संभाला, जब वह उन पर हाथ उठा सकता है तो उनके लिए हर रिश्ता बस एक सौदा ही है। अब आप लोगों का क्या कहना है? करेंगे मेरी माँ की सेवा या यहीं रहेंगे सड़क पर? लता बोली, नहीं लेनी मुझे किसी की सेवा और न ही उनको घर से निकालना है। आखिर ये कहाँ जाएंगे बेटा? बेटा हम वैसे नहीं जो मजबूरों का फ़ायदा उठाएं। तू भी यह सब अब छोड़ दे, हम सब इसी घर में रहेंगे। बस अब इन्हें अपना परिवार नहीं कह पाऊंगी, मेरे लिए तो तू ही काफ़ी है। रिया बोली, देखा दादी, इतना कुछ किया आप लोगों ने मेरी माँ के साथ, पर फिर भी इनसे आप लोगों का दुख देखा नहीं गया। पर याद रखना, अपने किए का इसी जन्म में भोगना ही पड़ता है। माँ ने तो आप लोगों को छोड़ दिया, पर भगवान आपको आपकी करने की सजा जरूर देगा। फिर कुछ दिन बाद
अजीत घर लौटता है और अपनी माँ के पैरों में गिरकर कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता चल गया जहाँ अपनों का साथ नहीं होता वहाँ कुत्तों की सी जिंदगी बितानी पड़ती है। पायल के पापा के लिए मैं बस उनका पालतू कुत्ता बनकर रह गया था। बात बात पर मुझ पर हाथ उठाते थे। मुझे अब वहाँ नहीं रहना माँ। कोकिला जी बोली, पर अपनी भाभी के साथ तू भी तो वही करता था ना। अब चला जा यहाँ से। एक पल में अपनी माँ बहन को छोड़कर चला गया था ना। आज अगर तेरी भाभी ना होती तो शायद हम माँ बेटी किसी सड़क पर भीख मांग रहे होते और उन्होंने तुझे भी तो बड़ा किया है। शायद आज तू भी इस मुकाम पर ना होता जो तेरी भाभी ना होती। जा यहाँ से और अब कभी वापस मत आना। यह सब पीछे खड़ी लता सुन रही होती है, पर फिर भी वह अपनी सास को माफ़ नहीं कर पाती और एक ही घर में वह उनसे अजनबियों की तरह पेश आती है। जब कोकिला जी ने अपने ही बेटे को धक्के मारकर निकाल दिया तो अजीत अपनी भाभी लता के पैर पकड़कर रोता गिड़गिड़ाता हुआ माफ़ी मांगने लगा और बोला, भाभी आपने तो मेरे बचपन से ही सेवा किया है। मैं तो आपको माँ के समान ही प्यार करता था। क्या आप अपने बेटे को माफ़ नहीं करेंगी? बेटा शब्द सुनकर लता का खून खौल उठा और उसने उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर उठाया और ऐसा जोर का झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा कि वह धम्म से जमीन पर गिर पड़ा। फिर लता ने कहा, अरे मूर्ख, तेरे मुंह से ये माँ बेटे जैसे पवित्र रिश्ते का नाम लेना शोभा नहीं देता। तेरे मुंह से ये शब्द गाली के समान लगते हैं। काश ये थप्पड़ मैंने तुझे तेरे बचपन में ही मारे होते तो शायद तू इतना बदतमीज न होता और न ही तेरी बहन इतनी नकचढ़ी होती। लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ प्यार देना जाना। मुझे लगता था शायद तुम लोग मेरे प्यार को धीरे धीरे पहचान लोगे, लेकिन तुम लोग तो एहसान फरामोश निकले। तुम्हें तो सिर्फ अपने सुख से मतलब है। किसी के सुख दुख से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तूने ही उस दिन हम सबसे रिश्ता तोड़ा था ना, तो अब क्या लेने आया है यहाँ? जा वहीं अपनी पत्नी के तलवे चाटना कुत्ते की तरह। और तू क्या हमसे रिश्ता तोड़ेगा? मैं तुम सब से रिश्ता तोड़ती हूँ। तुम लोगों ने मुझे विधवा समझकर कमज़ोर मान लिया था, लेकिन मैं तो तुम सबके जुर्म इसलिए सह रही थी ताकि मेरी बेटी काबिल बन सके। उसके रगों में मेरा खून दौड़ रहा है, इसलिए तुम जैसे राक्षसों के बीच में रहकर भी वह देवताओं को अच्छा लगने वाला कार्य किया, अर्थात अपनी माँ की इज्जत की। और तूने क्या किया? जब तेरी माँ और बहन को तेरी ज़रूरत थी तब तूने उन्हें बेसहारा छोड़कर अपना उल्लू सीधा करने चला गया, और जब उधर से डंडे पड़े तो फिर से इधर जूठन चाटने आ गया। थू है ऐसी जिंदगी में, कहकर उसने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। जब रिया कोर्ट से वापस आई तो उसकी दादी और बुआ ने दिन भर की सारी बातें उसे बता दी। रिया अपनी माँ के लिए गर्व महसूस करती हुई अपनी माँ के पास गई और उसके गले लगकर कहा, माँ आज मेरे पापा को पूर्ण रूप से शांति मिल गई होगी और उन्हें मोक्ष मिल गया होगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।